हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग शुरू किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल कि जिस पात्र में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया की घटना संपन्न होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब जिस बर्तन में रासायनिक अभिक्रिया की घटना होगी उसी बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बताए थे कि सेल में हमेशा दो पार्ट होगा, एक लेफ्ट पार्ट होगा और एक राइट पार्ट होगा। तो जो बायां होगा और एक दायां होगा। तो जो बायां होगा वो हमेशा एनोड होगा, वह हमेशा निगेटिव होगा और हमेशा उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उसी तरह जो दायां साइड होगा उसका अवकरण होगा और वह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वह पॉजिटिव होगा और कैथोड होगा। और हम बताए थे कि पूरा आधा का आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारा इसी बात पर बेस है। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी हम बाएं साइड की चर्चा करेंगे तो वह एनोड होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा और वह निगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन बोले थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। फिर बोले थे कि जो राइट साइड होगा उसका रिडक्शन होगा, वह पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा। और बताए थे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। नहीं, हम लोग बताए थे कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेगा, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल। ध्यान से देखिए, एक डायग्राम है और यही याद हो जाएगा, थोड़ा कॉन्शियस होकर के देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को हम लोग कहते हैं वोलाटिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोलाटिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोलाटिक सेल क्या है? या गैल्वेनिक सेल या वोलाटिक सेल, हम लोग इसको देखेंगे। इसको समझने से पहले अभी हम बात किए कि एक बर्तन होगा बैटरी में और जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उसमें एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ एक पहले बर्तन बनाते हैं। सारा माजरा इस फिगर को समझ जाइएगा, पूरा का पूरा ये गैल्वेनिक सेल आपको समझ में आ जाएगा। यह एक बर्तन है, यह दूसरा सेम बर्तन है। यहाँ दो अलग अलग हम लोग बर्तन लिए हैं, ठीक है। यहाँ दोनों बर्तन का आकार सर सेम है, ये दिमाग में रखिएगा कि दोनों बर्तन का आकार क्या है? सेम है। दोनों बर्तन का आकार सेम है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। यह दोनों बर्तन का आकार सेम है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक रॉड होता है, जो विलयन होगा उसी का रॉड लेते हैं। यहाँ यह जिंक का रॉड है। यह रॉड जो है वह किसका है? जिंक का रॉड है। जिंक रॉड मतलब जिंक का अक्षर। यहां देखिए, ये होगा सर कॉपर रॉड, कॉपर का छड़, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें जो विलयन भरा जाता है वह ZnSO4 का विलयन होता है। एकदम बर्तन को एकदम सीधा रखिएगा सर, ऐसा नहीं कि टेढ़ा रखिएगा, ठीक है।
हम यहाँ एकदम सीधा ही कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों विलयन को, इसमें विलयन है ZnSO4 का विलयन इसमें है, जिसमें जिंक का रॉड डाले हैं उसमें ZnSO। एक चीज और पहले जान लीजिए, इसमें एक यू आकार का नली हम डाल देते हैं यहां ऐसे, ये यू आकार का नली है। ठीक है, यू आकार का ट्यूब है, जेड जिसमें जिंक रॉड डाला गया है वह ZnSO4 का विलयन है। ZnSO4 का इसके अंदर विलयन डाल दिए। ठीक है, समझिए यहाँ कि यहाँ 1m जिंक रॉड है तो ZnSO4 का विलयन है, यहाँ 1 मोलर CuSO4 का विलयन है। मतलब जिंक जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होगा उसमें उसी का रॉड डाला गया। ZnSO4 के विलयन में जिंक का रॉड डाला गया, CuSO4 के विलयन में कॉपर का रॉड डाला गया। दोनों को परिपथ को एक वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। यह वोल्ट मीटर की सहायता से दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब एक चीज देखिए, हम बताए थे कभी सेल में एक लेफ्ट साइड होगा जो राइट साइड होगा, तो जो लेफ्ट साइड होगा तो वह LOAN बताए थे, एनोड बताए थे, याद कीजिए एनोड। और जो एनोड था वह क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, बताए थे। और जो राइट साइड होगा वह होगा कैथोड, और जो कैथोड होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमारा एक चीज जान लीजिए कि यह जो है कैथोड है पॉजिटिव, जनरली कैथोड निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, कैथोड पॉजिटिव है, एनोड निगेटिव है। अब क्यों पढ़े थे कि जो लेफ्ट साइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में बोले थे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर की ओर जाएगी, इधर से इधर आएगी, और इस क्रिया में करंट उल्टा चलता है, करंट उल्टा चलता है। करंट हमेशा कैथोड से एनोड की ओर जाएगी, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगी। ठीक है, इसको जो एक यू आकार का नली है इसको लवण सेतु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यह पूरा जब परिपथ पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे यह जिंक का रॉड झरझर के इस विलयन में गिरते जाता है, यह झरते जाएगा और इस विलयन में गिरते जाएगा। और क्या होगा कि यह इससे कॉपर आयन जो है इस इलेक्ट्रोड पर धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझें कि गैल्वेनिक सेल में दो बर्तन लिया गया, एक बर्तन ये दूसरा बर्तन, एक बर्तन में ZnSO4 का विलयन लिया गया, दूसरे बर्तन में CuSO4 का विलयन लिया गया। ZnSO4 के विलयन में जिंक के रॉड को डाला गया, CuSO4 के विलयन में कॉपर का रॉड डाला गया, छड़ डाला गया। इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिस कैथोड या एनोड जो होता है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, एक लेफ्ट साइड में हम लोग पढ़े अभी सेल में कि LON जो लेफ्ट साइड होगा वह एनोड होगा और वह निगेटिव होगा, और जो राइट साइड होगा वह कैथोड होगा, वह पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, तो जो लेफ्ट साइड है एनोड है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर आएगा और करंट जो है वह कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। कब, जब इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाएगा वोल्टमीटर की सहायता से। और जैसे बाह्य परिपथ से वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है यह कार्यक्रम चालू हो जाता है। अब क्या होगा, अगर ये लवण सेतु नहीं रहता तो यह एकाएक रिएक्शन हो जाएगा।
यह लवण सेतु क्या करता है, इस परिपथ को पूर्ण करता है, ये जो दोनों परिपथ को है पूर्ण करके इसकी उदासीनता को बनाए रखता है। इसके अंदर KCl अगर अगर का पेस्ट होता है जो इस दोनों को क्या करता है, उदासीन करके रखता है। यह प्रक्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि यह जिंक का क्षय पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाए और यह कॉपर के ऊपर कॉपर आयन पूर्ण रूपेण कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा नहीं हो जाए। एक बात और समझ लीजिए, हम बताएं कि इसमें दो बर्तन लेते हैं, एक बर्तन में ZnSO4, दूसरे बर्तन में CuSO4। ZnSO4 के विलयन में जिंक का रॉड डालते हैं, CuSO4 के विलयन में कॉपर का रॉड डालते हैं। अब कहता है कि जो लेफ्ट साइड है वह एनोड है, वह निगेटिव है, जो राइट साइड है कैथोड है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो पढ़े कि जो एनोड है वह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कैथोड की इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन करंट कैथोड से एनोड की ओर जाता है। ऐसा कब होता है, जब इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इसके बीच ऑक्सीकरण अवकरण की घटना होती है, हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे आगे इसको, इसके बारे में बताए थे। एक यू आकार का नली होता है जिसको लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो ये परिपथ था। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। तो हम क्या बताएं कि जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। याद रखिएगा कि जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वही गैल्वेनिक सेल कहलाता है। सीधा जानिएगा कि जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे तो वही गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे कि यह कार्य कैसे करता है। तो कहता है कि इस सेल में जिंक धातु क्या है, जिंक धातु और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। और जिंक धातु कहाँ है, ZnSO4 के विलयन में, कॉपर धातु कहाँ है, CuSO4 के विलयन में। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। कहता है इस सेल में जिंक धातु तथा जलीय CuSO4 विलयन के बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगा। किसके, जिंक धातु प्रक्रिया धीरे धीरे झड़ता है और इस पर क्या होता है, जमा होता है, के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, के बीच क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि जिंक धातु की क्षण को ZnSO4 विलयन में जिंक धातु की क्षण को ZnSO4 विलयन में
जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 विलयन में तथा कॉपर की छड़ को CuSO4 विलयन में, कॉपर की छड़ को CuSO4 विलयन में रखते हैं। जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की सहायता से क्या करते हैं, संयोजन तार से जोड़ देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को, जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सर इसी को कहते हैं, या कैथोड और एनोड को, जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की, या वोल्ट मीटर के साथ लिखिए, वोल्ट मीटर के साथ संयोजन तार से जोड़ देते हैं। संयोजन तार से जोड़ देते हैं। अब समझिए, यहां इस दोनों को तार से जोड़ दिए, अब क्या बच गया, लवण सेतु के बारे में नहीं, तो कहता है कि जोड़ देते हैं दोनों ही विलयन को एक यू आकार की नलिका, इस दोनों विलयन को एक यू आकार की नलिका जिसे लवण सेतु कहते हैं की सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साथ ही दोनों विलयन को एक यू आकार की नलिका, एक यू आकार की नलिका, नहीं ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं। बाद में देखेंगे सर लवण सेतु क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का। विलयन को एक यू आकार की नलिका से जोड़ देते हैं ताकि परिपथ उदासीन रह सके या विलयन उदासीन रह सके, उदासीन रह सके। ताकि विलयन उदासीन रह सके। नहीं, अब कहता है कि जब सेल का निर्माण हो जाता है, जब सेल का निर्माण हो जाता है, जब सेल का निर्माण हो जाता है तो बाह्य परिपथ में, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या के जैसे सब कुछ को जोड़ दिए बाह्य परिपथ से, जैसे विद्युत धारा को प्रवाहित किए करेंगे तो इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसको हम लोग देखेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि हम बताएं कि इसमें क्या किए, जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है
उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब आइए गैल्वेनिक सेल के क्रियाविधि को देखें। ठीक है, तो कहता है इस सेल मैकेनिज्म क्रियाविधि, इस जगह हम हेडिंग दे सकते हैं, तो दे सकते हैं क्रियाविधि, क्रियाविधि, क्रियाविधि कि इस सेल में जिंक धातु तथा जलीय CuSO4 विलयन के बीच अभिक्रिया होती है। मतलब यह जिंक धातु और इस विलयन के बीच क्या होता है, अभिक्रिया होता है। कहता है जिंक धातु की छड़ को, ये जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 विलयन में तथा कॉपर धातु की छड़ को CuSO4 विलयन में रखते हैं। अब कहता है जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, संयोजन तार से जोड़ देते हैं। फिर कहता है साथ ही दोनों विलयन को एक U आकार की नलिका, जिसे लवण सेतु कहते हैं, ठीक है, ये U आकार की नलिका है, ठीक है, इसे लवण सेतु कहते हैं, से जोड़ देते हैं तथा विलयन क्या, ताकि विलयन उदासीन रह सके। ठीक है, जोड़ देते हैं, ताकि लिखे हैं, तथा मत लिखे, ताकि विलयन उदासीन रह सके। ठीक है, अब कहता है कि ये हो गया पूरा सिस्टम। कहता है जब सेल का निर्माण हो जाता है तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तब देखेंगे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, जिससे निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, जिससे निम्न अभिक्रिया होती है। तो ये आप लिख सकते हैं उस लाइन के बाद कि जब सेल का निर्माण हो जाता है तो क्या किया जाता है, बाह्य परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे निम्न अभिक्रिया होती है। तो क्या होगा, देखिए तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर दे रहा है, तो Zn इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जैसे Zn है यह सॉलिड है और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो यह Zn2+ में बदल जाएगा, एक्वस हो जाएगा जलीय +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका हो क्या रहा है सर, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर देख रहे हैं यह कॉपर के इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यह कॉपर क्या है Cu2+, क्योंकि अभिक्रिया तो इसके और इसके बीच होता है। यह Cu2+ एक्वस है और यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यह बन गया कॉपर, यह हो गया सॉलिड। इसका हो जाता है सर रिडक्शन, यह ऑक्सीडेशन और इसका होता है रिडक्शन। आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ठीक है, अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, कुल रासायनिक अभिक्रिया। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बराबर की इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर की, तीर का मतलब होता है बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तीर के इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन तीर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तब यह हो जाएगा ZnS + Cu2+ एक्वस एरो
Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। जो 11th क्लास में पढ़े होंगे उसको पता होगा कि यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, Zn2 प्लस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को भी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। यह Cu2 प्लस है, यह 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया तो यह Cu बन गया, 0 हो गया। तो ये नेट सेल रिएक्शन था। अब कहता है कि ये तो सेल रिएक्शन था, अब इस सेल रिएक्शन के बाद क्या होता है सर? तो कहता है कि Zn2 प्लस आयन के सांद्रण में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्यों Zn2 प्लस आयन के सांद्रण में वृद्धि होगा? क्योंकि यह झरझर के इस विलयन में गिर रहा है और यहां से कॉपर आयन के सांद्रण में कमी होगा। क्यों? क्योंकि यह इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया के बाद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिंक क्षार के भार में क्या कमी, क्योंकि यह झरझर के गिर रहा है इस विलयन में। तो क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक क्षार के भार में कमी, फिर क्या हो जाएगा? तथा ZnSO4 विलयन के सांद्रण में क्या हो जाए? कमी। तथा ZnSO4 विलयन के सांद्रण में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। ZnSO4 विलयन में क्या हो जाएगा? ZnSO4 विलयन में Zn2 प्लस आयन के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार यहां उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? कॉपर के सांद्रण में कमी हो जाएगा, कॉपर विलयन के सांद्रण में Cu2 प्लस आयन में, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर यह क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। साथ ही क्या हो जाएगा? साथ ही कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा तो इस CuSO4 विलयन के सांद्रण में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कॉपर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो तथा हो जाता, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है तथा CuSO4 विलयन में Cu2 प्लस आयन के सांद्रण में कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, या क्या हो जाएगा? या घट जाता है। ठीक है, तो या क्या हम बोले कि या जिंक का क्षण जो है धीरे धीरे क्या होगा? झड़ते जाएगा। तो झड़ेगा तो क्या होगा? जिंक क्षण के भार में कमी होगा। यह झड़ के किसी विलयन में ना आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZnSO4 विलयन में Zn2 प्लस आयन के सांद्रण में वृद्धि हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा कि इससे कॉपर निकल करके यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। इलेक्ट्रोड पर जमा होता है तो जिससे CuSO4 विलयन में कॉपर आयन का सांद्रण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब इसके बाद ये परिपथ चल रहा है। अब यहाँ
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर और करंट कैथोड से एनोड की ओर। यह कब तक होगा, तो बताए कि जब तक यह होगा, जब तक कि यह पूर्ण रूप में झरझर के इस विलयन में नहीं मिल जाए या इससे पूरा का पूरा कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पर जमा नहीं हो जाए। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा सर कि यह धीरे धीरे झरझर के जो है इस विलयन में क्या हो रहा है, गिर रहा है, और यहाँ जो है इससे आकर के यह क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, जमा हो रहा है। ये दिमाग में ही बात को बिठा लेना है सर, ठीक है। ये झरझर के गिर रहा है और इस पर जमा हो रहा है, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, तो अब क्या बोले कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की ओर जाता है और करंट कैथोड से एनोड की ओर, उल्टा दोनों चल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन Zn इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में लिख देते हैं एनोड से क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में लिख देते हैं कैथोड की ओर जाता है तथा यह जो है एनोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाता है तथा करंट कैथोड से एनोड की ओर जाता है तथा करंट क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर जाता है, ठीक है। कैथोड जो है, कैथोड से करंट जो है कैथोड से एनोड की ओर जाता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाता है, जिंक से कॉपर की ओर, और यह जो करंट है यह कैथोड से एनोड की ओर जाता है, कैथोड से एनोड की ओर जाता है, ठीक है। और यह तब तक होते रहेगा जब तक कि यह झड़ के पूरा इसमें नहीं आ जाए या इससे निकलकर इस पे नहीं आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट लाइन कि सेल अभिक्रिया तब तक होते रहती है, सेल अभिक्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि सेल अभिक्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि क्या हो जाएगा, कॉपर आयन या Zn, कॉपर आयन या जिंक धातु, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉपर आयन या जिंक धातु, कॉपर आयन या जिंक धातु क्या हो जाए, पूर्णतः प्रयोग में नहीं आ जाए, धातु पूर्णतः प्रयोग में नहीं आ जाए, ठीक है। इसके ही साथ आपका यह गैल्वेनिक सेल या वोलाटिक सेल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बचा यह सॉल्ट ब्रिज क्या है और इसकी क्रिया विधि क्या है, ठीक है। तो इसके अलावे हम लोग इसमें देखेंगे कि यह सॉल्ट ब्रिज क्या है या इसकी क्रिया विधि क्या है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसी में देखेंगे डेनियल सेल क्या है।
तो हमको लगता है कि आपको याद हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं और एकदम धैर्य से पढ़िए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।